हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपके 12th बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये सभी हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है वह 1844 ईस्वी को हुआ था। और तारीख भी इसका आप याद रख सकते हैं, 23 जून 1844 को इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और यह किस निबंध के निबंधकार हैं? तो बातचीत निबंध के निबंधकार हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो वह जो है ना आधुनिक युग के निबंधकार हैं। जो भी जब 19वीं शताब्दी में जो भी लेखक कवि आएंगे वो आधुनिक काल के ही कहे जाएंगे, निबंधकार या कवि या लेखक। जैसे इसका जन्म जो है 1844 में हुआ था, तो 19वीं सदी से शुरू होता है और 20वीं सदी से आगे जितना आगे चलते जाइएगा वो सभी कवि आपका आधुनिक काल का कवि होंगे। और इनका मृत्यु जो है 1914 ईस्वी में शायद हुआ था। तो ये 20वीं काल में पहुंच गए। तो 19वीं सदी से आगे जितने भी कवि होंगे वे सभी आधुनिक काल के कवि होंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर पंजाब में जो है उसी का चित्रण किया गया है। और उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसके बाद है बुद्धू का कांटा रचना है। तो बुद्धू का कांटा जो है ना वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है। और ये किस चैप्टर के लेखक हैं? तो उसने कहा था चैप्टर के लेखक हैं। और जाके उसने 3 कहानी लिखा था, मात्र 3 ही कहानी उन्होंने लिखा था। एक बुद्धू का कांटा, दूसरा सुखमय जीवन। और ये बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन ये 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और एक था उसने कहा था जो आपके चैप्टर में दिया गया है और वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 2 डेट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है 5वां प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम परिणाम किस लेखक द्वारा रचित परहंस है। यहाँ पर परहंस है, ये जो है ना बालकृष्ण भट्ट का परहंस है, जैसा काम वैसा परिणाम, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। तो यह जो है ना 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। फिर गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? ऊपर बताए थे 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। फिर है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान सिताब दियारा गांव में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। उसके बाद है इसमें एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, इसका जन्म जो है ना 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। उसके बाद है दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया या उसे प्राप्त हुआ। तो उसे उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जाके यह कब दिया गया था? तो 1961 में उन्हें दिया गया था। 1961 में उन्हें उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद शिक्षा पाठ के लेखक हैं। तो शिक्षा पाठ के लेखक जी कृष्णमूर्ति हैं। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। फिर पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो वह प्रेम के पीर कवि हैं। और 10th क्लास में आप पढ़े होंगे घनानंद के बारे में, जो कि वो भी प्रेम के पीर कवि ही थे। और इन्हीं का रचना है करबक, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा 13 का। फिर है 14 नंबर का प्रश्न कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं। और 15 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला है। तो इसका राइट आंसर ए होगा।
फिर है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभादास कवि थे, तो वह सगुनो उपासक कवि थे। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर है आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसका चैप्टर कौन सा है? तुमुल कोलाहल कलह में के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और दूसरा प्रश्न इसी पर है कि ध्रुव स्वामिनी है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना यह एक नाटक है। और यह नाटक किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का ही है। ध्रुव स्वामिनी प्रमुख नाटक है, यह बहुत बार पूछा गया है। किसका रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएंगे। और जाके यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि 1933 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। फिर आंसू कब हुआ था? तो आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का ही रचना है। फिर अधिनायक कविता है, तो अधिनायक कविता जो है एक व्यंग्य कविता है जिसमें हास्य नहीं है। फिर जगदीश का संधि विच्छेद है, तो जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ ईस, जगदीश। जब जो है ना तो हलंत के बाद जब कोई स्वर आता है, जैसे तो हलंत हो गया, उसके बाद अगर कोई स्वर आ रहा है, तो हलंत के बाद अगर कोई स्वर आता है, जैसे ओ हो गया, ई हो गया, तो वह दो हलंत में बदल जाता है। जहाँ पर यहाँ पर ई आ गया है, तो ये जो है ना दो हलंत बदल जाता है, जिससे मिलकर बनता है जगदीश। ये जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर है सदैव का संधि विच्छेद है, तो सदा जोड़ एव, सदैव। तो इसमें आ है, पहले आ गया, उसके बाद ए है, तो आ जोड़ ए मिलकर बनता है अय, तो होता है सदैव। तो सदा जोड़ एव, सदैव। ये जो है ना स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है सज्जन का विलोम है, तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्जन। फिर है सरस का विलोम नीरस, ये बहुत ही आसानी है। फिर वाणी का समानार्थी शब्द है, तो वाणी जो है ना जल का ही समानार्थी शब्द होता है। और समानार्थी शब्द वे होते हैं जो शब्द तो अलग होंगे लेकिन उसका अर्थ जो है ना एक समान ही होगा, उसी को समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा 25 का। फिर समानार्थी शब्द का ही प्रश्न है कि मुर्दा का समानार्थी शब्द होगा, तो मुर्दा का क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सब। सब मतलब ही होता है मुर्दा, मरा हुआ, जो मर गया है उसी को सब कहते हैं। और मुर्दा का भी वही अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मरण का विशेषण होगा, तो स्मरणीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है प्रसंग का विशेषण होगा, प्रासंगिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो प्राण पखेरु उड़ना मतलब मृत्यु हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ है। फिर पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार कर भाग जाना, मतलब पीठ दिखाकर वह भाग गया, मतलब हार कर भाग गया। फिर है मुसीबत कौन सा लिंग है? तो मुसीबत जो है ना वह स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है देश लिंग है, तो देश जो है ना वह पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है मौसम शब्द है, तो मौसम जो है ना वह विदेशज शब्द है, या विदेश के द्वारा दिया गया शब्द है मौसम। उसके बाद है आशा से अधिक कहलाता है, तो आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है वह बहुव्रीहि समास है। क्यों बहुव्रीहि समास है? तो इसमें जो ना उस शब्द का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता है, बल्कि विशेष अर्थ को वह ग्रहण करता है। जैसे लंबोदर गणेश जी का बोध करा रहा है, तो इसमें विशेष अर्थ गणेश जी का बोध हो रहा है, जिस कारण से वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। उसके बाद है आजकल कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दो शब्द आज और कल मिलकर बना हुआ है। आज जो है ना यह पॉजिटिव है, तो आज का उल्टा क्या होता है? कल। तो एक दूसरे के विपरीत का बोध हो रहा है, विलोम का बोध हो रहा है, तो वह किस समास में होता है? तो द्वंद्व समास में होता है। और इसका दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास में ही दोनों पद प्रधान होता है, जिस कारण से यह द्वंद्व समास होंगे। फिर है नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न जो है ना यह द्विगुणी समास है। द्विगुणी समास हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि यह वैसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसमें देखिए नव मतलब 9 होता है, 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है। तो इसमें संख्या का बोध जैसे ही हुआ आपको द्विगुणी समास लगा देना है। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समास भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, इस तरह से बता रहे हैं आपको। फिर फलित में कौन सा प्रत्यय है? फलित। तो प्रत्यय क्या होता है पहले इसे हम जान लेते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो फलित, तो इत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। और ये भी ध्यान देना, ये दोनों इत है, लेकिन इसमें ये वाला इत लगेगा।
फिर है पर्यवेक्षक में उपसर्ग है, तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो पर्यवेक्षक में हो जाएगा परिजोड़ वेक्षक, पर्यवेक्षक। तो इसका राइट आंसर ए होगा। फिर है पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, तो पौराणिक इक हो जाएगा इसमें प्रत्यय, राइट आंसर बी होगा। फिर है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो सु जोड़ आगत, सु पहले लगा हुआ है तो पहले जो लगता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, तो सु हो जाएगा इसका उपसर्ग, तो स्वागत। किसी को आप विच्छेद करके पता कीजिएगा, कौन बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे। फिर आगामी का विलोम होगा, तो आगामी का विलोम दूरगामी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। फिर अग्रज का विलोम होगा, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, सेवालिनी है ही, तटिनी भी है, सरिता भी है, लेकिन जो अनिल है ये नहीं है, ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर डी। फिर अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, तो अमृत का जो पर्यायवाची है वह अमीय होता है, ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो कारक आपने पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का हो जाएगा क्योंकि इसका ही विभक्ति चिन्ह को होता है। फिर खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति प्राप्त करना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जो मन को हर ले के लिए एक शब्द होगा, तो जो मन को हर लेता है उसी को मनोहर कहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर बनावट के अनुसार शब्द के भेद हैं, तो बनावट के अनुसार जो है ना शब्द के आपके पास 3 भेद होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि का विलोम होगा, तो कवि का विलोम क्या होता है, कवित्री, तो इसका राइट आंसर बी होगा। कवित्री शब्द को भी ध्यान देना है कौन सा सही है, तो बी वाला इसका सही है। तो इस तरह से आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा चर्चा ही कर देते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के तो 3 भेद होते हैं, और कौन कौन होते हैं, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। और इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अगर आप खंड कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पीला, पीला का खंड कीजिएगा तो पी और ला निकलेगा, तो इस दोनों का कोई अर्थ नहीं है खंड करने पर, तो ये हो जाएंगे रूढ़ शब्द। उसके बाद होते हैं यौगिक, तो यौगिक शब्द वे होंगे जिनका खंड करने पर 2 सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे दूध वाला, तो दूध वाला में दूध और वाला दोनों का अर्थ निकलता है, तो ये हो जाएंगे यौगिक। उसके बाद होता है योग रूढ़, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसी को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर से किसका बोध हो रहा है, गणेश जी का बोध हो रहा है, तो इसमें सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है, तो विशेष अर्थ दे रहा है, जिस कारण से यह हो जाएंगे योग रूढ़। तो इस तरह से क्लियर हो गया पूरा। और देखिए इसमें ये भी पूछा जाएगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। उसके बाद एक और पूछा जाता है जो है कि व्युत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के दृष्टिकोण से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये सभी चारों को याद कर सकते हैं आप। जो संस्कृत के शब्द होते हैं ठीक उसी प्रकार से उसको हिंदी में उपयोग कर लेंगे तो वह तत्सम हो जाएगा, और कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृत में रूपांतरित होकर हिंदी में मिल जाते हैं तो उसे शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे आप आग ले सकते हैं, ये आग जो है ना दोनों में प्रयोग होता है, जिस कारण से ये तद्भव के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद देशज, जो देश में उपयोग होता है देशज कहलाता है। जैसे हो गया पगड़ी, हो गया चिड़िया, ये सभी देशज हो गए। विदेशज जो विदेश में हो जाए, जैसे मौसम शब्द जो आपको बताए थे, हॉस्पिटल, ये सभी विदेशज शब्द हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।